हमारी कंपनी बंद करा के एकदम लेंगे नेचुरोपैथी कर। कि आज फुल बॉडी रिलैक्सेशन मसाज किसी को लेनी है, अभ्यंग लेना है, तो उसमें क्या होता है कि अभी हम जैसे देखते हैं कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो डेफिनेटली वो एक टीनेज आता है, उनका बिहेवियर चेंज होता है। बचपन में बोला जाता है बार बार, जो बच्चों को अफर्मेशंस दी जाती नेगेटिव, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से होगा नहीं, या ओवर पॉजिटिव हो कि अरे मत करो गिर जाएगी, लग जाएगी। बट सर्टन जब उसका बच्चा एडल्ट हो जाता है और उसको डिसीजंस लेने का टाइम आता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज़ आती है कि आप लोग एक खीरा लेना स्टार्ट करें जो आपके एसिडिक फॉर्म को बहुत जल्दी लेवल में लेकर आता है। कौन सी ऐसी होलिस्टिक और नेचुरल सर्विसेज हैं जो एक कपल को हीलिंग के लिए इफेक्टिव हैं? सबसे रिलैक्सेशन जो चीज़ है वो दोनों के लिए है शिरोधारा। कुछ लोगों को डर होता है लिफ्ट में जाने का डर होता है, कुछ लोगों को हाइट से। ये क्या चीज़ है? मतलब ये सप्रेस इमोशन है या ये पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा है? समटाइम्स सप्रेस इमोशंस होते हैं। फिर भी हम एस्ट्रोलॉजिकल आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते। भारतीय संस्कृति में सभी चीज़ों का इलाज बताया गया, हमारे किचन में आधे से ज़्यादा इलाज अवेलेबल होते हैं, बस हमें पता नहीं है। सबसे ज्यादा अभी जो इशू आता है लोगों में एसिडिटी। शुरू उठते से पेंटल्स ऑफ रेडिंग है, अगर आप इसको भी चाहे ना तो अपने आप से रिमूव कर सकते हैं। ये तो मैं भी जानना चाहूंगी। एक्चुअली हर कोई आजकल जीरो की करता है। What if I say that true health is way simpler than you think? Because true wellness, it's not a destination, it's a journey about self-discovery and balance. Are you ready to improve your relationship with your health? Hi, I'm your host Suruchi, founder of Wow World of Women, and I welcome you all in our podcast, Wow Diaries with Suruchi Balhotra. And today we are going to talk about the holistic health with our guest, Ms. Poonam Khanuja and Mr. Ashish Tiwari, Director of Heal and Glow Holistic Healthcare Center and Unisex Salon. Welcome Poonam, welcome Ashish जी। तो आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, सो व्हाट ऑल टॉपिक्स कैन बी कवर्ड इन होलिस्टिक हेल्थ? बिकॉज मैं जब हेल्थ का बारे में सोचती हूँ तो हम यूजुअली फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सोचते हैं, फिजिकल हेल्थ हमारा अच्छा हो, पर होलिस्टिक हेल्थ क्या है? और ये इस बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए प्लीज। First of all, Suichi ji, thank you for calling us on your podcast. It is a great pleasure for us that you have called us. मैं खबर पूछे होलिस्टिक केयर सेंटर। होलिस्टिक हम इस ब्रॉडकास्ट को बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स में रखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम होलिस्टिक और मैं जब हमारी फील्ड्स की बात करूँगा तो बड़े टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मल जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो समझ नहीं होते। आई विल ट्राई माई सेल्फ टू कीपिंग द वर्ड्स वेरी फॉर्मल वर्ड्स इन दिस। होलिस्टिक मीन्स संपूर्ण है, एंड हमारा जो टैग लाइन है होलिस्टिक केयर सेंटर एंड यूनिसेक्स ऑल सॉल्यूशन अंडर वन, राइट। तो इसके अंदर जो चीज़ें आ रही है वो है आपका हेल्थ, फिजिकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, इमोशनल हेल्थ हो गई, इन विच वी कवर्स स्लिमिंग, नेचुरोपैथी, एस्ट्रोलॉजी। वाओ, तो एस्ट्रोलॉजी भी होलिस्टिक के अंडर आती है? यस, एस्ट्रोलॉजी भी आती है, क्योंकि कोई हमारे पास पेशेंट आया, वो फॉर एग्जांपल मेंटल इश्यूज है या कुछ रिलेशनशिप इश्यूज है, टाइम तो वी डू एनएलपी, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और काउंसलिंग। पर द सेम टाइम हम उसका हॉरोस्कोप भी चेक करते हैं कि प्लानिटरी पोजीशंस क्या आ रही है उसकी, किस वजह से ये प्रॉब्लम्स इश्यूज क्रिएट हो। सम टाइम हम एस्ट्रोलॉजी का हेल्प उसमें लेते हैं, सम टाइम टैरो कार्ड्स की हेल्प लेते हैं कि किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है पौने सब पर। अब ऐसा तो नहीं कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हम उसकी लाइफ के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, देन वी यूज टैरो कार्ड इन दैट। ओके, प्रश्न कुंडली, फिर हम पौरा स्कैनर एक होता है, उसके थ्रू ये बहुत सारी चीजें एनालिसिस करते हैं। अच्छा आशीष जी, एक चीज और मैंने कहीं सुनी थी कि जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता है, बट आई डोंट नो द टाइम ऑफ बर्थ, सो कैन इट बी पॉसिबल कि वी कैन डू द एस्ट्रोलॉजी? बिकॉज कहते हैं टाइम ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बिना एस्ट्रोलॉजी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ये मिथ है कि क्या है, या ये क्योंकि ये पूरा साइंस है ना, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट ऑल साइंस। सो ये क्या ऐसा चीज है? हम कैसे? ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है या टाइम नहीं है, प्लेस नहीं है, फिर भी हम एस्ट्रोलॉजिकल आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। अच्छा, और 101% उसके रिजल्ट्स आएंगे। कई बार क्या होता है कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी है, आपका
लॉजिकल चार्ट हमने लगाया, उससे हमने प्रिडिक्शंस करना स्टार्ट किए। अब आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जिसके लिए मुझे एट प्रेजेंट टाइम की कुंडली बनाना, अच्छा जिसे हम प्रश्न कुंडली कहते हैं या होरारी चार्ट कहते हैं, केटी। अच्छा तो उसके थ्रू हम आपका आंसर्स देते हैं। आपकी फिर कुंडली हम साइट में रखते हैं, सारा एनालिसिस एट प्रेजेंट के टाइम की कुंडली के अनुसार करते हैं। तो 12 हाउसेज है, हर हाउस का अपना एक एट्रीब्यूट है। तो आपने जिस हाउस का क्वेश्चन पूछा हमसे, हम उस हाउस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपने प्रेजेंट की प्लानिटरी पोजिशंस देखी और हमने उसके आंसर्स देना शुरू। सेकंड, टैरो कार्ड भी एक बहुत अच्छे कॉकल साइंस के अंदर चीज है, जिसके थ्रू हम आपके इमीडिएट आंसर्स दे सकते क्वेश्चंस के। वहाँ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, किसी चीज की जरूरत नहीं होती और 101% प्रेडिक्शंस एकदम एक्यूरेट आते हैं बस। ये आपने बड़ा एक मेरे दिमाग में सडन क्वेश्चन आ रहा है कि हर क्वेश्चन के लिए हाउस, तो ये ऐसा होता है? Yes, there are 12 houses. वो राशियां जैसे 12 राशि हैं हमारे, आई थिंक ज्योतिर्लिंग भी 12 ही हैं, हाँ, डेफिनेट। तो इट्स ऑल कनेक्टेड। आपने कुंडली देखा होगा तो उसके अंदर स्क्वायर्स बने रहे, हाँ यस ट्रू। तो उसमें 12 स्क्वायर्स बने रहे। 12 स्क्वायर्स के अंदर 12 राशिज बैठती और उसके अंदर फिर 20 पोजिशंस है। जो हम लग्न बोलते हैं, मतलब नॉर्मली फर्स्ट जो काउंट जहाँ से हम करते हैं होता है लग्न। लग्न आपका पर्सनैलिटी को बताता है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली को बताता है, आपका कुटुंब को बताता है। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन को बताता है, आपकी मोटिवेशन स्किल्स को बताता है। फोर्थ हाउस जो है आपकी मदर को बताता है, आपकी कंफर्ट, आपके हाउस के बारे में बताता है। वैसे ही पूरे 12 हाउस जो है वो सारा की सारा आपका एट्रीब्यूट्स बता देते हैं, आपकी फैमिली का बता देंगे। आपकी कुंडली से आपके हस्बैंड की, आपके बच्चों की, आपके दादा दादी की, नाना नानी की सारी चीजें प्रिडिक्ट की जा सकती। पूनम जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि हेल्थ से रिलेटेड, जैसे आपने यूनिसेक्स सैलून भी है आपका, तो क्या हेल्थ से रिलेटेड हमको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं? आजकल जितने भी लोग हैं बहुत से पेरेंट्स हो रहे हैं एलोपैथी की तरफ। एलोपैथिक लेने के बावजूद हम ये देखते हैं कि लोग को काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। लेने के बाद या तो फिर उसको स्किन डिसीजेस होने लगती है या फिर नींद आना बिल्कुल कम हो जाती है, और सारे इसमें भी डिसीजेस हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज मैंने सबसे पहले ये रखी थी, मेडिसिन से बिल्कुल, यानी उनकी मेडिसिन से बिल्कुल लगाओ। हमारे यहाँ मेडिसिन देती ही नहीं। मेरे यहाँ जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि आपको अभी सर ने बताया कि वेट लॉस हमारे यहाँ है, नेचुरोपैथी हमारे यहाँ है, आयुर्वेदा हमारे है, उसके बाद रेफ्लेक्सोलॉजी हमारे यहाँ है। इस सारी चीजों में कहीं ना कहीं आपको जो है बिना मेडिसिन के थ्रू आपकी बीमारियों को और आपकी हेल्थ को ही किया जाए। तो पूनम जी, जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेडिसिन एलोपैथी मतलब आप हमारी कंपनी बंद करा के ही दम लेंगी, नेचुरोपैथी करवा ऐसा नहीं है। देख, मैं शादी की जनरली अगर छोटी छोटी चीजें हुई जिनको हम लोग एक घर की चीजों से हमारे कुछ पॉइंट्स को लेते हुए अगर हम ठीक हो सकते रहे कुछ, तो हम क्यों अननेसेसरी मेडिसिन। शो आज के लोगों में कि उनको बुखार आ गया है, फटाफट क्रोसिन दो, मुझे इमीडिएट रिलीफ चाहिए, या फिर एकदम से सिर दर्द हुआ तो हमने जाके डेली डिस्प्रिन वगैरह ली। मेरा ये कहना है लोगों से, और आज मैं आप लोगों को सभी से ये कहना चाहती हूँ कि इमीडिएट मेडिसिन का सहारा मत लीजिए। बहुत ज्यादा है, एकदम ऐसा है कि आज सहन ही नहीं कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल जाइए, तब हमें एलोपैथी का सहारा लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना। डेफिनेटली वर्ल्ड इज टर्निंग बैक टू नेचुरोपैथी ओनली, एंड हम जो जहां से आए थे हम वापस वहीं जा रहे हैं, एंड इट्स ग्रेट, क्योंकि हमारे जो भारतीय संस्कृति में सभी चीजों का इलाज बताया गया, हमारे किचन में आधे से ज्यादा इलाज अवेलेबल पे है, बस हमें पता नहीं है। तो ये है कि हम आपके थ्रू इन चीजों को जान सकते हैं। मेरा यही कहना है सर, जैसे अभी सबसे ज्यादा अभी जो इशू आता है लोगों में एसिडिटी, हाँ सर तो उठते से ही पेंटोस ऑफ रेडिन है सर। मेरा कहना है नहीं, अगर आप इसको भी चाहे ना तो अपने आप से रिमूव कर सकते हैं। आप एक साधारण से अपने पास, आपके पास सौंफ है घर में, आपके पास आपकी दादी रानी ने आपको अजवाइन दे रखी है, जीरा दे रखा है, आप सिर्फ उसको रोस्ट करके अपने पास को पाउडर रख के, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आज अपने कुछ खाने पे गड़बड़ हुई है, कुछ ऐसा खा दिया है कि आज थोड़ा सा एसिडिक लग रहा है, आप हाफ उसका सिर्फ लीजिए एक नॉर्मल पाक के साथ। आप फिर देखिए 15 मिनट कितना रिलीज है। अरे एक मॉर्निंग में आप सिर्फ एक खीरा खाना स्टार्ट करिए, जो आपको ऐसा लगता है कि आज एसिडिटी की ज्यादा है, जिनको आदत है रोज सुबह लेने की पैटागोरिया जो भी वो पैटोसिट दे रहे हैं, मेरा उन सभी से एक ही निवेदन है कि आप लोग एक
खीरा लेना स्टार्ट करें जो आपके एसिडिक फॉर्म को बहुत जल्दी लेवल में लेकर आता है और आप पूरी तरीके से अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ देखते हैं। आशीष जी, आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिथ अबाउट द वेट लॉस? मोस्ट कॉमन मिथ अबाउट द वेट लॉस, एक थोड़ा सा आजकल इल्यूजन्स होते हैं और सॉरी टू से ये फीमेल्स को ज्यादा है, मेल्स को क्या है ये तो मैं भी जानना चाहूंगी। एक्चुअली हर कोई आजकल जीरो फिगर चाहता हाँ, है। आपकी बॉडी का जो जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आपका वेट अननेसेसरी आप वेट लॉस में जाएं या थोड़ा सा आप हेल्दी हो गए हैं, आपको लग रहा है और फिर आप ये सोचते हैं कि यार दिन भर भूखे रह लो तो हम स्लीपिंग हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। बट वेट लॉस दिन भर भूखे रहने से नहीं होता या सुबह से मॉर्निंग वॉक करने से नहीं होता। वेट आपका जो इंक्रीज होता है वो आपका अगर प्रॉपर डाइट थी तो आपका वेट इंक्रीज होगा, आपकी प्रॉपर नींद नहीं है तो वेट इंक्रीज होगा, आपको अगर एंजाइटी हो रही है तो वेट इंक्रीज होगा। तो वेट इंक्रीज होने के बहुत सारे फॉर्म्स, एक सिंपल फॉर्म नहीं कि सिर्फ आपने खाया तो वेट इंक्रीज। आई थिंक एजिंग भी एक फैक्टर है जब वेट थोड़ा सा बढ़ता है आपका, ये स्टेप इन है ना। और मुझे लगता है एजिंग के साथ थोड़ा बड़ा हुआ अच्छा भी लगता है यार, बिल्कुल एकदम बहुत लीन हम अच्छे भी नहीं लगते हैं। और कई ये मिथ भी है लोगों का, ये खाना पीना छोड़ देंगे तो दुबले हो जाएंगे। आई डोंट थिंक इससे कुछ होगा। इससे तो वो मतलब आप बहुत सारे डिसीजेस को कॉल कर रहा हूँ। आप अगर खाना नहीं खा, अगर आप 6 महीने में हमारे यहाँ हैं तो आपको 4 टाइम खाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह खाइए शाम का। आपका प्रॉपर डाइट, और डाइट भी जो घर के चीजें, घर में चीजें अवेलेबल से उसके थ्रू नहीं। आपको बाहर से कोई प्रोटीन पाउडर नहीं लेगा, आपको कोई दूसरे सप्लीमेंट्स नहीं लेगा, रूटीन में घर में जो आपका राशन आता है उसी में से आपका डाइट बनता है। और 4 टाइम्स तो लेना नॉर्मली बहुत जल्दी। तो ये मिथ है कि मतलब खाना पीना छोड़ देंगे तो वैसे हो जाएंगे इस तरह से। तो आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम जब फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो क्या ये माइंडसेट उससे कनेक्टेड है कि जैसा हमारा मन होता है वैसे हमारी हेल्थ होती है? क्योंकि मैंने जैसा सुना है कि कहीं पेन भी अगर बॉडी में हो रहा है तो वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कहीं है, ऐसा कुछ होता है कि ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर फिजिकल हेल्थ खराब है तो मेंटल हेल्थ होगी, या मेंटल हेल्थ की वजह से फिजिकल हेल्थ खराब होती है? नहीं, मैक्सिमम मेंटल हेल्थ की वजह से फिजिकल हेल्थ खराब होती है। फिजिकल हेल्थ की वजह से तो मेंटल हेल्थ कभी ख़राब नहीं होती, बहुत ही रेयर केसेस में होती है। जब कोई मेजर आपको डिसीज़ हो जाए तो वो उसका इफेक्ट करती है, अदरवाइज तो आपको मेंटल हेल्थ ही इफेक्ट करती है आपके फिजिकल हेल्थ। और मुझे लगता है मेंटल हेल्थ अगर सही हो तो शायद फिजिकल भी ठीक कर देती है। यस, डेफिनेटली। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सुने हैं। यस, डेफिनेटली होता है। सिंपल प्रोसेस है कि जब तक आप अंदर से विल नहीं करोगे मैं ठीक होने का, जब तक आपको डॉक्टर या कोई भी हीलर कितनी भी मेडिसिन दे दे, कुछ भी दे दे, हीलिंग दे दे, आप ठीक नहीं होगे। तो 101% पहले तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स लाना पड़ती कि यस, अगर मुझे ये तकलीफ हुई है तो विद इन 2 और 3 डेज आई विल कम अप आउट ऑफ दैट। अच्छा, ये भी कहीं होता है आशीष जी कि जैसे हमने बोला कि एक मैंने सुना है ऐसे कि अगर कहीं आपकी बॉडी में पेन है तो शायद किसी पर्टिकुलर मेंटल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, उस वजह से होता है। क्या ये इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू। जब आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील्स होने लगती है, एंजाइटी अटैक्स रेगुलर बेसिस पे आने लगते हैं, तो फिर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर वो पेन क्रिएट होता है। एंजाइटी लेवल जब आपका बढ़ेगा तो किसी भी पार्ट में पेन इंक्रीज होगा, एंजाइटी लेवल कम हुआ पेन चला जाएगा। बट नॉर्मली आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि यार ये पेन मुझे एंजाइटी की वजह से हो रहा है। वो फिर कहीं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वो पेन का इलाज करवाना चाहते हैं, पर वो होता नहीं है। वापस आ जाता होगा। वापस आ जाता है, क्योंकि अगर आपका पेन मूव कर रहा है आपकी बॉडी में पर्टिकुलर इंटरवल के बाद किसी भी पार्ट के अंदर, तो इट मीन्स कि आपको एंजाइटीज हो रही हैं। एंजाइटी हो रही है तो उसका एक और चीज़ जो जिससे समझ में आता है कि आप तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं। हाँ। या आपकी भूख टोटली ख़त्म हो जाती है, अनइवन टाइम पे आपको भूख लगेगी। और जब आप ज़्यादा ईट करने लग जाते, ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो आपको फास्ट फूड ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसमें जंक फूड ज़्यादा अच्छा लगेगा। नॉर्मल खाना जो हम सात्विक तो फिर वैसे ही फिजिकल हेल्थ बिगड़ जानी है। वैसे ही फिजिकल हेल्थ बिगड़ेगी, मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी। तो ऐसा भी मैंने सुना है कि एक जैसे पर्टिकुलर, मान लीजिए एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आपको एंजाइटी, तो पर्टिकुलर बॉडी पे पेन आएगा, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं पे किसी पार्ट पे भी पेन आ सकता है। बिकॉज मुझे पेन है अभी, तो मैं ये जानना चाह रही थी, ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से हो कि रह जाता है, ये ट्रैवल करता है, जैसे ट्रैवल कर रहा है तो वो एंजाइटी वजह से, और रह गया ट्रैवल कर रहा है तो एंजाइटी है। सर्टन किसी पार्ट पे अगर पेन है आपको कंटिन्यूएशन में, तो फिर वो मसल पेन है, या तो आपका कोई मसल पुल हो गया होगा। एंजाइटी तो नहीं है।
नहीं आपको तो एंजाइटी हो भी नहीं सकती, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, लोगों को आपसे मिलके खुशी होती, दे फील हैप्पी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी पूनम जी कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं बिना मशीन्स के या बिना किसी चीज़ के, मशीन्स वगैरह के, इज इट पॉसिबल? यस यस यस, true? डेफिनेटली यस, इट्स Okay. ट्रू। हम ले सकते हैं, हम लोग मशीनों के बगैर भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उसमें आपके सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने सुना होगा कि हमारे पैरों में ही हमारी पूरी बॉडी विराजित है। हाँ, हाँ? बिल्कुल। तो आपको कहीं पर भी अगर दर्द होता है, हम पैरों के पॉइंट्स को लेते हुए आपको बता सकते हैं कि आपका स्टमक का जब सेट है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू रिफ्लेक्सोलॉजी, और दैट वो पॉइंट्स जो हम प्रेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर, यस, एक्यूप्रेशर। तो इट इज रिलेटेड टू एक्यूप्रेशर एंड रिफ्लेक्सोलॉजी। देखिए, एक्यूप्रेशर में ज़्यादातर आज भी लोगों को यही पता है कि एक्यूप्रेशर सिर्फ हाथ में दिया जाता है, जबकि हमारे जो बॉडी, एक ये कह सकती हूँ कि उसमें जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स और जितनी भी बीमारियां विराजमान है वो हमारे हाथों में भी है और हमारे पैरों में भी है। तो हम आपके पैरों को हाथ लगाते से ही, सपोज आप पहली बार आए हैं और आपने मुझे बताया कि मैडम आज मैं रात भर से सोई नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही, 3-4 दिन से दवाई ले रही हूँ, नींद ही नहीं आ रही है, तो हमें ये ज़रूर पता है कि आपके पैरों को हमें हाथ लगाते से समझ में आता है कि आज हमें कौन सा पॉइंट लेना है या कहाँ पे उसको ट्रिगर कहाँ पे कर रहा है। तो हम लोग उसी पॉइंट पे आपको जब लेते हैं तो इतना स्टिमुलेट कर देते हैं उस पॉइंट को कि आप 10 से 15 मिनट में आप खुद बोलने लगती है, मैम क्या किया है, हमारे पास फिर क्या किया है मैम, आपने ऐसा क्या किया है मैम, इतनी नींद आने लगी है। तो मेरा एक सबसे बड़ा अभी यही है कि जो आज लोग ये सोचते हैं ना कि हम दवाइयाँ ले रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम नींद की गोलियां ले रहे हैं। अच्छा, और नींद की गोली एक्चुअली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी भी नहीं। यस यस यस, इट्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जो नींद वाली जो प्रॉब्लम है। नींद की गोली लेने के बाद भी आप वो रिलैक्सेशन महसूस नहीं कर पाएंगे। एक वो रिलैक्सेशन जो हमारे यहाँ, हम जब बॉडी को बिल्कुल स्टिमुलेट करते हैं, हम बॉडी के उस पॉइंट को आपको जब रिलीव करते हैं, तब आप खुद से वो चीज़ों को महसूस करने लगते हैं। अच्छा पूनम, जैसे कुछ लोगों को कोई टेंशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बस दिमाग बंद नहीं हो रहा है कुछ ना कुछ सोचे चले जा रहे हैं, और कुछ लोगों को जैसे आदत हो जाती है कि सालों से वो लोग जो है रात को सो ही नहीं रहे हैं, लेट बहुत नींद आती है, 3-3, 4-4 बज गया है, तो मान लीजिए कोई एंजाइटी नहीं, कुछ नहीं, पर व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, मतलब क्या हो सकता है इसके पीछे रीज़न? बहुत से लोगों का आज ये प्रश्न होता है कि मैम कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी लाइफ गोना है और मस्त पार्टीज एंजॉय कर कर आते हैं, सब कुछ, बहुत कुछ उसमें भी डिपेंड करता है आपका खाना पीना। आप किस तरीके के खाने को, अपने आप को रोज़ दिनचर्या कैसी है, आप टेंशन में तो नहीं है। आप किसी को बिल्कुल भी, मैं बोलती हूँ कैफीन्स की आदत नहीं होती है, पर मोस्टली आप देखिएगा, आप किसी को नाइट में एक बार, जिसको आदत नहीं है, आप उसको एक बार कोल्ड कॉफ़ी से कर दीजिएगा, मैम आइए आज कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं। हम पी तो लेते हैं, पर जिसको बिल्कुल आदत ही नहीं है वो कॉफ़ी भी लेने की, उसकी पूरी रात की नींद हराम है। तो बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, सिर्फ एक ये नहीं है कि हम बहुत खुश है, खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो आप सुबह से लेके नाइट तक में आपने क्या लिया, कैसा रहा दिन, डिपेंड है ना। टेंशन तो नहीं था, बट अगर दिन हेक्टिक था, स्ट्रेसफुल था, तो ऑब्वियसली सी बात है कि नींद तो उड़ ही जानी है। रात में जब आप लेटेंगे तो एक ना एक विचार तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा उस बारे में, तो उसको भी हम लोग वेरिएबल कर सकते हैं। तो हम इसी चीज़ों को फॉलो करवाते हैं कि आपको आपके मॉर्निंग से शेड्यूल कैसा स्टार्ट करना है। पूनम ने एक मेरी बात भी पकड़ ली थी, मैं चाय के बाद हमेशा पानी पी लेती हूँ तो पूनम ने ये भी एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, मुझे नहीं पता था, बट ये भी एक प्रॉब्लम है कि चाय के बाद इमीडिएटली, मतलब मैंने उसको बोला पूनम को कि यार मैं ऐसे, मुझे कोई टेस्ट नहीं चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है, इस पर फिर कभी बाद में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल। तो पूनम, अगर हम नेचुरोपैथी की बात करें तो नेचुरोपैथी कैसे हमें इंटरनल हीलिंग में हेल्प करती है, या रूट कॉज कैसे पता चलेगा कि कोई अगर प्रॉब्लम हमको है तो वो नेचुरोपैथी से ठीक हो सकती है, या नेचुरोपैथी के थ्रू हम कोई रूट कॉज जान सकते हैं? यस, बिल्कुल जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। नेचुरोपैथी में सबसे पहले मुझे अपने ही पेशेंट से ही जानना रहता है कि क्या दिक्कतें हैं जिससे उनको लगता है कि उन्होंने क्या ऐसा लिया जिससे उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो रिलीफ उनको चाहिए वो रिलीफ मिल नहीं पा रहा है।
तो उसमें हम लोग पहले उनसे जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए। जैसे कि अभी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत लोगों को पता है, अल्कलाइन वाटर बहुत लोगों को पता है ना, कि अल्कलाइन वाटर क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, क्या होता है। अभी तक हम सालों से कई चीज़ें खाते आ रहे हैं। एक नॉर्मल किसी पर्सन से पूछो आप कॉन्स्टिपेट होते हैं क्या, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आराम से फ्रेश होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है कि जब हम एक मल को त्यागते हैं वो पूरी तरीके से नहीं, हम अपने जो बॉडी में जो जमा हुआ मल है वो हम पूरी तरीके से नहीं निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक बार डिटॉक्सिफिकेशन हमें ज़रूर लेना चाहिए अपनी बॉडी में 3 मंथ 6 मंथ में, ताकि जितनी भी गंदगी हमारी शरीर में जम चुकी है वो पूरी तरीके से बाहर निकले, है ना, बाहर निकले और नेचुरल तरीक़ों से निकले। तो उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे नेचुरल तरीक़ों से लोगों को बहुत अच्छी हीलिंग दे सकते हैं। तो नेचुरोपैथी भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें मुझे लगता है कि लोगों को जुड़ना चाहिए। अच्छा, नेचुरोपैथी में मड थेरेपी भी आती है क्या? यस, बिल्कुल आती है। अच्छा, और कितनी इफेक्टिव होती होगी ये मड थेरेपी? बहुत बहुत इफेक्टिव है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा एक इशू है अपनी, अगर मैं फीमेल्स में चली जाऊँ तो मेंस्ट्रुएशन। हाँ बिल्कुल, है ना, आजकल पीसीओडी पीसीओएस भी एक बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है। बहुत ज़्यादा है इसमें। और एक 40+ लेडीज को जो मेंस्ट्रुएशंस का इशू होता है, जो हॉट फ्लैशेस आते हैं, हाँ। तो उसमें ये मड थेरेपी आपको बहुत हद तक कवर करती है। ये पूरी बॉडी की आपकी हीट को खींचती है ना, ये पूरी बॉडी से हीट को ख़त्म करती है। और बॉडी को में जब हीट की प्रवृत्ति हमारी कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको एक अपने आप से एक रिलैक्सेशन महसूस होने लगता है कि यस नाउ वी आर फीलिंग वेरी गुड। क्योंकि उसमें क्या है, हॉट फ्लैशेस जब आते हैं मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग होने लग जाता है, और हमेशा से ऐसा लगता है चिड़चिड़ाहपन जो हमारी, हाँ बस हर किसी पे, क्या बिल्कुल पास मत आओ, बात ही मत करो, कुछ भी, मुझे अकेला छोड़ दो, है ना। तो आप जब मड थेरेपी और इन सब चीज़ों को आप जब नेचुरोपैथी में आते हैं, जब आप इसे लेते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से भी बहुत जल्द बाहर निकलने का एक नेचुरोपैथी में क्या क्या थेरेपीज होती हैं, क्या क्या चीज़ों से हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट? नेचुरोपैथी में एक सबसे बड़ी बात, अब जो मैंने आपको बताया, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी आप ले सकते हैं, मड थेरेपी आप ले सकते हैं उसमें। उसके अलावा आप अगर चाहें, अगर कोई दिक्कत, जैसे अगर कोई डिसीज़ के थ्रू अगर आप लेना चाहते हैं कि अगर मुझे डिसीज़ है, तो उसमें भी थेरेपीज लेते हैं हम लोग। पर्टिकुलरली हर चीज़ के लिए हमारे पास थेरेपी दी गई है, तो हम उसके साथ में आपको पंचकर्मा भी देते हैं। अच्छा, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है। जैसे आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ नी पेन, है ना। हमारे जो बड़े बुजुर्ग की बात किया, आज तो 40 के बाद ही लेडीजों का हो जाता है, मैम बहुत नी पेन, घुटनों में दर्द आ गया है। मुस्कुरा इसलिए रही हूं कि मुझे तो इसमें भी बहुत अच्छे मेडिकेटेड ऑयल्स के साथ में काफ़ी बस्तियाँ दी जाती है। जैसे हमारी कटी बस्ती है, जानू बस्ती है। आजकल लोगों को जो बैठे ये क्या है, इस चीज़ के बारे में बताइए आप थोड़ा सा। ये जो बैठे बैठे आजकल लोगों को ऐसा लगने लगा है कि बैक एक सबको बहुत है, क्योंकि आजकल यंग एज में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग है, मॉर्निंग 9 आवर्स से बैठ रहे हैं, रात में 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक वो ड्यूटी दे रहे हैं, तो उन्हें यही प्रॉब्लम कि मैम बैक सपोर्ट नहीं करती है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को लेकर आप जब साइटिका के पेन के लिए आते हैं तो वो बैक पेन बिल्कुल रिलीव किया जाता है आपको कटी बस्ती देकर। अच्छा। कटी बस्ती हमारे यहाँ से मैम एक मेडिकेटेड ऑयल होती है रुचि जी, जिसमें हम है ना मेडिकेटेड ऑयल के साथ में आपके बैक पे जो ये कटी बस्ती होती है ये दी जाती है, जिसमें आपको थोड़ा सा ऑयल को, मेडिकेटेड ऑयल को गर्म किया जाता है एक आटे की लोई से, आटे की लोई लगाकर, और उसमें हम लोग थोड़ा सा गर्म तेल लेकर, और उसमें हम लोग उससे ये समझिए फील करना है, बार बार आउट करना है, फील करना है और आउट करना है उस तेल को। इसे हम कटी बस्ती कहते हैं, जिससे आप खुद देखेंगे कि 3 से 4 दिन में, वैसे उसकी सिटिंग मिनिमम होती है 10 to 15 डेज, पर आप जो 3 से 4 दिन में एक थोड़ा सा जो एक रिलैक्सेशन चाहिए था वो भी विदाउट मेडिसिन, वो आपको ज़रूर फील होने स्टार्ट हो जाता है। और डिपेंड्स कि आपकी बॉडी अगर बहुत जल्दी हील होती है तो आप ये कह सकते हो कि उसका एक जो असर है वो आपको बिल्कुल दिखने लगेगा। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि हर किसी की हीलिंग डिफरेंट होती है, मतलब बॉडी वाइज हीलिंग डिफर करती है। यस, किसी की बॉडी जल्दी हील होती है, किसी की नहीं होती। यस। उसका क्या कारण हो सकता है यार? 1-2 चीज़ आ गई। सबसे पहला एक एज फैक्टर। जैसे मेरी मदर इन लॉ को भी अभी नी पेन बहुत है। ओके,
वो यहाँ है नहीं, खैर नहीं तो Okay. मैं डेफिनेटली लाती देखिए आपके नी पास। पेन में भी मैं बोल सकती हूँ कि 2-3 चीज़ें आ जाती है। एक एज फैक्टर, तो लोगों को लगता है कि नहीं अगर 40 अबव है तो फिर तो आना ही था, हाँ। तो ऐसा नहीं है। डिपेंड्स ऑन दैट कैल्शियम कितना है बॉडी में, है ना। घुटनों पे जो ग्रीस एक जो फील होता है, जो ग्रीस हमारा दो हड्डियों के बीच में जो एक ग्रीस पावर रहता है जो खत्म होता जाता है धीरे धीरे, जिसके कारण भी हमें ये हड्डियाँ जुड़ने लग नहीं, मैं जाती है अपनी और एज नहीं पैन होना बताऊंगी, चाहती है। प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे या प्रॉब्लम तो बताऊंगी, ठीक करानी, एज नहीं नहीं, बताऊंगी। एज जानने की मैं बिल्कुल चाहत भी नहीं रखती हूँ। थैंक यू आशीष जी, आई एम एज सो इज ग्लैड। जस्ट अ नंबर। और नॉर्मली आफ्टर, मतलब मैं बोलना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि आफ्टर 38-39 काउंट कर देना भूल जाना चाहिए, हाँ सही बात है वैसे। क्योंकि आप बहुत सारी मैं तो कह रही हूँ, डिसीज को इतना भी मत डिमोटिवेट जाओ। होने लगते हो। 25 के बाद रुक 25 के जाओ। बाद भूल जाना चाहिए। देन यू शुड मीट माय मदर। वो कभी टीनेज से बाहर नहीं आई ट्रू है। ट्रू ट्रू, नहीं मैं मिली हूँ एंड शी इज सच अ गॉर्जियस वुमन। तो मेरा कुछ था वो एक कुछ सालों पहले कुछ बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ वगैरह, मतलब कंटिन्यूटी में 4-5 फ्लोर चढ़ने पड़ गए थे, तो शायद उस वजह से एक बार जो प्रॉब्लम आया है तो वो देखिए मैं heal तो हो उसमें गया है, सिर्फ लेकिन एक still। शॉर्ट अगर अभी आपको दूं कि ठीक है आप लोग एक बार दिखाएं और आएँ ज़रूर, पर उसमें एक मैं शॉर्ट रेमेडी देना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को कि उसमें प्लीज़ सबसे पहले आपका खट्टा और ठंडा बंद कर दें। खटाई और ठंडा आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आपकी मांसपेशियों में जो आपको दर्द महसूस हो रहा है उस दर्द से कहीं ना कहीं थोड़ी सी निजात आप पा लेंगे। अब इसमें भी लोगों को बहुत पता है, मैम मैं तो ठंडा नहीं खाती, मैम मैं तो खट्टा नहीं ऐसा खाती। कुछ नहीं कहूँगी, हाँ खट्टा नहीं लेती नहीं, मैं, पर ठंडा देखिए तो सिर्फ ठंडा और हो खट्टा जाता है, फ्रिज में मतलब। रखी हुई चीज़ों को ही मैं ठंडा नहीं मानती हूँ, है ना। लोगों का एक ये कहना है कि मैं ठंडा पानी भी नहीं ठंडी पीती। जिसकी तासीर हो, मतलब है यस ना। यस 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 यस, यही ठंडी जिसकी भी तासीर है। जैसे आप अगर ठंडी तासीर में केला है ना, लोगों को लगता है पोटेशियम कैल्शियम बहुत अच्छा है तो हमें लेना चाहिए, उसकी तासीर ठंडी है, आपको वो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो जिसकी तासीर ठंडी है या जिसकी तासीर में ही खटाई है, आप उस चीज़ों को अपने आज से ही अपने खाने में और जिनको अपनी पेन रूटीन है। में बंद कर दें। जिनको पेन है। तो ये ऑडियंस के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग अपने जो मांसपेशियों में जितना भी दर्द आ रहा है उसमें सबसे पहले अपनी खटाई और ठंडाई को हटाइए, तो बहुत रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा। अच्छा, क्या हम नेचुरोपैथी को आजकल की मॉडर्न मेडिसिन से कंबाइन कर सकते हैं या इंडिपेंडेंटली ये वर्क करता है? देखिए इंडिपेंडेंटली ये वर्क करता है, अच्छा। है ना। कुछ मेजर डिसीजेस हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी का जो प्रोसेस है बड़ा लॉन्ग टेन्योर है और ये रूट कॉज को जाके ख़त्म करता है। Okay. बट आज की डेट के अंदर किसी के पास उतना टाइम नहीं, उतना समय नहीं है, सबको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा एलोपैथी अपनी जगह सही है, इट इज़ नॉट रॉन्ग, नेचुरोपैथी अपनी जगह सही है, बट कुछ चीज़ों के लिए नेचुरोपैथी बेस्ट है। जिसको आप नेचुरोपैथी फॉलो करते हो तो रूट कॉज से ही चीज़ खत्म हो जाती है। एलोपैथी में सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है बीमारियों, जड़ से ख़त्म नहीं किया जाता। नेचुरोपैथी में आएंगे चीज़ें जड़ से ख़त्म होंगी। ओके, दिस इज़ टू डिफरेंस। बट एलोपैथी अपनी जगह सही है, मैं उसको ये नहीं बोलता कि आप नेचुरोपैथी करें एलोपैथी ना करें, पर कब किस चीज़ की नीड है आप उस चीज़ को फॉलो करें। अगर बहुत इंस्टेंट रिलीफ चाहिए Relief होता है चाहिए। तो आई थिंक एलोपैथी, Allopathy या is फिर कोई best। बहुत सीवियर प्रॉब्लम ऐसा आ गया है जो आप डिटेक्ट नहीं कर नहीं पाए कर पा हैं तो शायद हमें एलोपैथी पे जाना पड़ेगा, Yes। बट लेटर ऑन वी कैन शिफ्ट टू नेचुरोपैथी। ये नेचुरोपैथी और डे टू डे बेसिस में आप नेचुरोपैथी की चीज़ें फॉलो करेंगे तो problem आएगा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आपको। पर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में कहना चाहूँगा कि सबको, जैसे हम घर के अंदर मेंटेन करते हैं चीज़ें, गाड़ी को हम हर 2-3 महीने के अंदर गैरेज भिजवाते हैं, बट हम इतने केयरलेस रहते हैं कि अपनी बॉडी का कभी डिटॉक्सिफिकेशन ही नहीं करवाते। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो हम इग्नोर करते हैं वो शायद बॉडी को ही करते हैं। बहुत क्या होता है, मुफ्त की मिली हुई चीजें इग्नोर ही होती है डेफिनेटली। ईश्वर ने दे दिया है आपको इतना सब कुछ अच्छा, एंड यू जस्ट इग्नोर्ड। आउटर पार्ट तो बिल्कुल मेल मेंटेन रखते हैं और इंटरनल पार्ट में हम डिटॉक्सिफिकेशन वो भी मुझे लगता है अभी पिछले कुछ सालों से आउटर पार्ट पे भी हमने काम Yes, करना काम शुरू किया है, करना वरना तो शुरू वो भी इग्नोर्ड ही रहता था। और वुमेन्स की तो स्पेशली आदत होती थी, इनर तो बिल्कुल भी हील नहीं हो पाता है। तो इट इज़ पर्सनल सजेशन, मतलब मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस तरीके से हम गाड़ी को बेचते हैं सर्विसिंग के लिए, कहीं पे भी आप जहाँ भी हों, महीने में या
1 से 3 महीने के बीच में एक बार फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन तो आप जरूर लें। करा लें। तो आप काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आने से एज वाइज के साथ भी जो आ रहे हैं ना, तो काफ़ी लेट एज के अंदर आएंगे, रिसर्च में नहीं आएंगे, आफ्टर 40 नहीं आएंगे, आफ्टर 50 नहीं आएंगे आपको। अच्छा, रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि ये किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए है और ये किस एज ग्रुप के लिए सेफ रहता है? क्या बच्चों में, जैसे बच्चों में भी आजकल बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किस एज ग्रुप के लिए सेफ है और कौन से ट्रीटमेंट हम रिफ्लेक्सोलॉजी से कर सकते हैं? बिकॉज रिफ्लेक्सोलॉजी हम जो आज तक सुनते आए हैं वो ये कि थोड़ा सा बस आराम मिलने के लिए या एक कहते हैं प्लेजर के लिए हम लोग ले लेते हैं। यस, रिलैक्सेशन लोगों को लगने Yes, लगा है yes, कि वो true. रिलैक्सेशन है। राइट राइट। सो व्हाट इज दिस रिफ्लेक्सोलॉजी, मतलब इसका ओरिजिनल चीज़ क्या है ये? देखिए, रिफ्लेक्सोलॉजी सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी एज के पर्सन ले सकते हैं। हाँ, जो आपने कहा कि ओल्ड एज या हमारे बच्चे से, तो वो भी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसका पहला तो ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है ना। और दूसरा ये है कि अब जो बीमारियां इसमें क्योर करना चाहते हैं, तो अभी जो मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ PCOD है ना, फीमेल्स में आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। जो हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हुए हैं, जिन्हें रोज़ में इसका खाना खाना पड़ रहा है, या फिर वो सिर्फ बाहर का जंक फूड ही खा रहे हैं, उनको वो जो पौष्टिकता खाने में चाहिए वो तो मिल ही नहीं पा रही है, जिनके कारण बहुत बच्चों में अब ये प्रॉब्लम आ गई है, PCOD। अच्छा पूनम, सॉरी आपकी बात काटती जी, हूँ, जी, ये PCOD या PCOS क्या ये मोटापे से, ओबेसिटी से भी रिलेटेड है? यस, ये वही है। इससे आपका एक्चुअली जब आपके पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन जब मिस होते हैं, तो आपकी बॉडी में वही है कि जब अगर पीरियड में आपको दिक्कतें आना स्टार्ट होती हैं, है ना, हमारे जब स्पाउस में ये एग जब हमारे प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं, या वो जो एक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण बच्चों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, उसी कारण उनका वेट बढ़ने लगता है। ओके। और जब बॉडी में जैसे ही वेट गेन हुआ, यानी बढ़ा, और उनको ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, यूट्रस बल्कि होने लगता पूरक हो रखे, मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वेट गेन भी हो रहा है, और वेट गेन है उससे ये प्रॉब्लम और एग्रीवेट हो रही है। यस, एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी फूड हैबिट्स। यस, क्योंकि उसका कारण वही है कि जो एक माँ का प्यार भरा खाना बच्चे जब खाते हैं, और वो एक जो हेल्दी फूड्स कहलाता है ना, और वह यहाँ आके बच्चों को नहीं पता है कि कैसी सब्जियाँ यूज़ की जा रही है। कई बार होता है कि बच्चों को जो खाना बना है वो खाना ही नहीं है, तो फिर बच्चे क्या करेंगे, बाहर जाकर वही जंक फूड्स पे वापस। अच्छा, और हमारे टाइम पे तो क्या मार कूट के खिला भी दिया जाता था, क्योंकि हम लोग 3-4 भाई बहन होते थे, सबके लिए अलग अलग तो बनेगा नहीं। आजकल एक ही बच्चे होते हैं, तो फिर डेफिनेटली हम जो है पैम्पर करने में ही लगे रहते हैं। आजकल माँ बाप ने पैम्पर ही बहुत कर लिया, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि चलो ये yes. नहीं खा रहा तो वो बना दो, वो नहीं खा रहा तो ये बना दो। पहले बच्चों को फ्रेंच फ्राइज क्या होते पता ही नहीं था। नहीं, हमको भी नहीं मालूम था। और आज छोटे से बच्चे की डिमांड ही आती है, फ्रेंच फ्राइज खा लो, फ्रेंच फ्राइज मम्मा बना दो। तो आलू भी आप ज़्यादा दे रहे हैं, हर चीज़ पे मैदा दे रहे हैं, सब कुछ, तो उस कारण से ये प्रॉब्लम PCOD बहुत ज़्यादा आने लगा। एक बैककिक का मैंने आपको बताया, साइटिका अभी बहुत इशू है लोगों को, कि सिटिंग उनका बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी इसमें है। थर्ड, इसमें पाइल्स का इशू भी अगर लोगों को आने लगता है, वही है कि हमारी बॉडी की हीट इंक्रीज ही इतनी हो गई है कि हम समझ ही नहीं पाए कि ये हमें हुआ किस वजह से है ना। साइटिका हुआ, फ्रोज़न शोल्डर हुआ, उसके अलावा आपका नी पेन हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो भी है ना, ये रिफ्लेक्सोलॉजी के थ्रू बिल्कुल ठीक की जा सकती है। बिल्कुल। इसमें कितनी स्ट्रिंग लगती होगी पूनम, एक आइडिया? मैं 21 डेज बोलती हूँ, प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा जैसे एक एलोपैथिक में हमारा एक रहता है ना, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एंटीबायोटिक का कोर्स 5 डेज, पहले 3 डेज होता था, 5 अब 7 हो गया है। 5 and 7 कोविड के बाद से 7 डेज हो गया है ना। बट क्या होता है कि हम लोग वही गलती फिर से कर देते हैं कि आज मैंने सुरुचि जी को बोला, सुरुचि जी आपको ये दवाई लेनी है, 7 डेज लेनी है, पर 2 दिन बाद सुरुचि जी को लग रहा है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, फिट हूँ, अब ठीक है मैं देख लूँगी नेक्स्ट टाइम इसको लेना है कि नहीं लेना, अभी तो छोड़ देती हूँ। बट क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान और आधा अधूरी चीज़ हमेशा नुकसान करके जाती है। yes. मेरा कहना है कि 21 डेज लेकर उस जो भी आपने सेशन लिया उसको ज़रूर कंप्लीट करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में आपको वो चीज़ें दोबारा से नहीं आएंगी। जैसे हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में जाना, और शुरू में हमने बात की थी ऑकल्ट साइंस की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी, वास्तु की भी,
तो उसके बारे में मैं आपसे आशीष जी जानना चाहूँगी कि ये कैसे हमारे डे टू डे लाइफ पर असर डालती है और कैसे हमारे डिसीजन मेकिंग पर ये चीज़ असर डालती है एस्ट्रोलॉजी। अब आपके जो 7 चक्रास हैं बॉडी के, राइट, 7 चक्रास आपको बॉडी की एनर्जी देते हैं दिन भर हील करने के लिए। वही 7 प्लैनेट्स हैं, उसी कलर के हैं। रेनबो का कलर जो है वो भी 7 है, राइट। अब ये एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। अब आया वास्तु का पार्ट कि आप 8 से 12 घंटे अपने घर पे रहते हैं, राइट। 8 घंटे आप आपके बेड पे रहते हैं, तो जिस टाइप की एनर्जीज आप इंटैक्ट कर रहे हैं रात को सोते समय और जितने टाइम आप घर पे हैं, सेम एनर्जीज आपको फ्लो करती है नेक्स्ट डे काम करने के लिए। अच्छा, राइट। अब एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु कैसे कनेक्टेड है कैसे आपस में विरोधाभास भी है इनके अंदर। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका प्री डिसाइडेड स्क्रिप्ट है, हाँ, योर कर्माज है, राइट। अब किसी एस्ट्रोलॉजर के आप पास गए, उसने आपको आपके कुछ इवेंट्स बताए कि एक्स इवेंट एक्स टाइम पे घटित होगा। नॉर्मली हम मैरिज की बात करें कि कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं कि कब हमारे बेटे या बेटी की मैरिज होगी। एस्ट्रोलॉजर ने पर्टिकुलर डेट टाइम आपको निकाल के दिया कि सर्टेन पीरियड के अंदर इसकी मैरिज हो जानी चाहिए, बट वो सर्टेन पीरियड गुजर गया पर मैरिज नहीं हुआ। फिर हम बोलते हैं वो एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है यार, उसके प्रिडिक्शंस प्रॉपर नहीं है, ज्ञान कम है उसको। फिर हम दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, फिर वो एक्स टाइम आपको बताता है, वो भी दशा महादशा निकल जाती बट इवेंट घटित नहीं होता। तो यहाँ आपकी डेस्टिनी में तो वो चीज़ थी, बट वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप एक खराब वास्तु में रह रहे थे। अच्छा, ये इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टफुल है। सेम वाया वर्षा दोनों चलते हैं कि आपकी जो डेस्टिनी के अंदर इंस्टाइंट है, जो आपको मिलना चाहिए, जो प्रभु ने लिख के भेजा है आपकी डेस्टिनी के अंदर, आप नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक खराब वास्तु के अंदर हैं, जिसकी वजह से वो आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। डे टू डे बेसिस में मैं किसी को नहीं बोलता कि आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करो, आप वास्तु फॉलो करो, क्योंकि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि सर्टन टाइम देखा कि अभी राहु काल शुरू हो गया, आप घर से बाहर नहीं जाते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पर्टिकुलरली राहु काल से आपकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। कोई भी घटना आपकी लाइफ में जो घट रही है, पर्टिकुलरली ना तो कोई एक प्लेनेट देता है, ना कोई एक हाउस देता है। इट इज़ वेरी सिंपल कि जैसे आप एक डिश बना रहे हैं, तो कोई एक डिश बनाने के लिए पर्टिकुलरली एक चीज़ से नहीं बनता, जब तक आप उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते हैं, सर्टेन टाइम नहीं देते हैं, जब तक वो पूरा कंप्लीट होके नहीं आता। वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल में पर्टिकुलरली कोई प्लैनेट अच्छा नहीं है, कोई प्लैनेट खराब नहीं है। मतलब राहु भी आपके लिए अच्छा, राहु भी बहुत अच्छा प्लैनेट है, शनि भी बहुत अच्छा। राहु केतु शनि, ये थोड़ा हम लोग डर जाते हैं इन प्लैनेट से। नहीं, ये मिथ्य, ये एक्चुअली मिथ्य है। या मैं ये बोलूं कि आप भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अपनी याचिका चलाने के लिए इस तरह के सारे मिथ्य बना रखे थे। ना राहु खराब है, ना केतु खराब है, ना गुरु अच्छा है, ना गुरु खराब है। हम बोलते हैं गुरु बहुत अच्छा है, या गुरु बहुत अच्छा होने से सब कुछ डेफिनेटली अच्छा होता है। अगर किसी का गुरु बहुत अच्छा और 6th हाउस में जाके बैठ गया ना, तो हेल्थ इश्यूज दे देगा, बहुत सारी हेल्थ मोटापा दे देगा आपको। तो सर्टन प्लेनेट कहाँ बैठा है, किसकी उस पर दृष्टि आ रही है, और वो भी सर्टन कब उसका महादशा या अंतरदशा आ रही, तो उसके इफेक्ट्स आएंगे। ऑल प्लैनेट्स आर गुड। कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं 6, 8 और 12 एस्ट्रोलॉजी में ये हाउस के खराब होते हैं, इनकी महादशा या अंतरदशा है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट देती है। कतई नहीं। जैसे आपके कर्म है, आप सर्टन उस हाउस के कर्म करने लग जाओगे, उस हाउस के एट्रीब्यूट्स फॉलो करोगे, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, कहते हैं शनि भी जो है वो कर्म फल ही देते हैं। ये शनि कर्म फल देता है आपको। ये साल भी शायद शनि का ही चल रहा है ना? नहीं, ये मंगल है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये साल मंगल का। लास्ट ईयर था शनि का 8। शनि के उसमें ये होता है कि शनि रिजल्ट्स डिले में देता है। मतलब आपको पहले पूरा टेस्ट कर ले, पूरा टेस्ट करता है, पूरी मेहनत करवाता है और उसके बाद रिजल्ट देता है। पर जब शनि रिजल्ट देता है ना, तो अमेजिंग वैसा रिजल्ट्स और कोई प्लैनेट्स देता भी नहीं है। उस हाइप पे आपको लेके जाता है वो। तो आशीष जी, मैं जानना चाह रही थी, जैसे अंतरदशा महादशा, क्या डिफरेंस है इनके बीच में? मतलब मैंने तो सिर्फ महादशा ही सुनी है, और वो भी शनि की। क्योंकि एक जो जनरल आप जो सुनते हैं, क्योंकि यही एक है जो जिससे लोगों को डर भी शायद लगता है। एक है कि हाँ, शनि की महादशा चल रही है, कुछ टाइम खराब किसी का है तो शनि की महादशा चल रही है। देखिए, महादशा का टेन्योर लंबा होता है और
एस्ट्रोलॉजिकल में जो उसको कैलकुलेट किया जाता है आपकी राशि के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है उस राशि से फिर आपकी महादशा स्टार्ट होना शुरू होती है। ठीक है, अब महादशा हर एक हाउस के अंदर 12 राशियां हैं। 12 राशियों के अकॉर्डिंगली उनका सब लॉर्ड जो है वो किस हाउस में बैठा हुआ है, तो पर्टिकुलर हाउस, पर्टिकुलर ग्रह और राशियां मिलके अपनी महादशा और अंतरदशा के अंदर उनके मेजर लाइफ के इवेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो। ओके। पर मेजर इवेंट्स हम लोग जो चेक करते हैं वो अंतरदशा के अंदर चेक करते हैं कि आपकी क्योंकि महादशा का टेन्योर 18 से 20 साल है, कि 7 साल से लेके तो 18 साल तक के टेन्योर्स होते हैं महादशा के, और 3 से 4 महादशा के अंदर लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है आज के डेट के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं होता किसी का। अब फॉर एग्जांपल मेरी एज 20 साल की है, मतलब इससे ज्यादा तो सिर्फ भीष्म पितामह का ही रहा होगा। हाँ डेफिनेटली हाँ, भीष्म पितामह का रहा होगा, बट उस टाइम क्या एज जो टेन्योर था वो कम से कम 200 साल, 500 साल, 1000 साल था। भीष्म पितामह तो पता नहीं शायद 10 या 20,000 साल उनका जीवन काल रहा होगा, तो उन्होंने कितनी महादशाएं क्रॉस कर ली होंगी आपस में। बट फॉर एग्जांपल एक महादशा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स जो इवेंट्स को देखते हैं या जो घटित इवेंट्स होते हैं वो अंतरदशा में होते हैं, क्योंकि उनका टेन्योर 2 साल से 3 साल तक के बीच का होता है मैक्सिमम, और सारी घटनाएं अंतरदशा के अंदर ही प्रिडिक्ट की जाती हैं। और शनि ऐसा नहीं है जैसे आप आजकल लोग, मतलब नो डाउट एस्ट्रोलॉजर्स डराते भी हैं, और अगर वो, मैं ऐसा बोलूँगा डराते हैं तो गलत भी नहीं करते हैं, ब्रेड एंड बटर है बट मैं नहीं डराता फ्रैंकली। मैंने जैसे सुना है कि चढ़ता हुआ शनि है, उतरता हुआ शनि है, तो उतरता हुआ शनि तो पैरों से उतरता है तो बहुत तकलीफ होती है, ये चढ़ते हुए शनि में, तो ये क्या है, मतलब क्या चीज़ है, शनि क्या है? कुछ चीज़ें वेल डिफाइंड है कि आपकी जैसे 7.5 आई और साथ में शनि की अंतरदशा या चल रही है आपकी, तो इवेंट्स आपके लाइफ में घटित होते हैं। चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ जॉब करवाता है सैटर्न। अच्छा। जब आपका 7.5 स्टार्ट होती है, इनिशियल स्टेज में ही करवाता है वो, स्टार्ट होने के 2-3 महीने पहले या 2-3 महीने बाद वो इवेंट्स घटित होता ही होता है। बट ऐसा नहीं हर चीज़ नेगेटिव वे में होती, पॉजिटिव वे में भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। डिपेंड कर रहा है कि आपके नेटल चार्ट, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ जो आपका हॉरोस्कोप बना है उसमें सैटर्न कहाँ प्लेस है, उस पर कौन दृष्टि दे रहा है, किस हाउस में है वो, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद कोई प्रिडिक्शन किया जाता है। ठीक है, एक रैंडम उसमें हो गया, आजकल मिथ हो गया, शनि आ गया तो ख़राब है या 7.5 आ गई तो वो प्रॉब्लम देगी, बट ऐसा नहीं, हर किसी को 7.5 प्रॉब्लम नहीं देती, और हर किसी का गुरु अच्छा होने पर उसको अच्छे रिजल्ट नहीं देता। शनि कर्म का ही फल देते हैं। शनि कर्म कारक है डेफिनेटली, जैसे कर्म आपके रहेंगे वो 7.5 में वैसे फल आपको मिलेंगे। तो फिलहाल अपने कर्मों पर फोकस करिए। यस डेफिनेटली, से अच्छा फल चाहिए आपको तो। बट ऑब्वियस है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं जॉब में हूँ, अब मुझे जॉब का रिवॉर्ड कब मिलेगा? जब मेरे 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो 1 तारीख को मुझे उस जॉब का रिवॉर्ड सैलरी मिलेगी। तो शनि जब 7.5 आती है तो वो आपने जो पुराना कर्म कर रखा है, जो आपके कर्माज हैं, उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली वो देगा। अच्छे कर्माज हैं अच्छे देगा, बुरे कर्माज हैं बुरे देगा। अच्छा आशीष जी, मैं एक और हमारे पास एक चीज़ है NLP जी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, आई थिंक यही इसका फुल फॉर्म या है। डेफिनेटली। तो ये कैसे वर्क करता है? क्या ये इमोशनल ब्लॉकेजेस को हटाता है या सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है? बिकॉज मेरे को इसका जो नाम मैं सुन रही न्यूरो, तो एक दिमाग में वो बन रहा है कि इट्स समवेयर रिलेटेड टू माइंड। तो ये क्या है और कैसे काम करता है और इससे कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, या इसके बारे में थोड़ा बताइए। डेफिनेटली, जैसे आपने न्यूरो बोला कि माइंड को इंडिकेट करता है, तो बट ऑब्वियसली न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन अंदर का, लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग, इस लैंग्वेज के थ्रू जो हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओह वाव, सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। मतलब ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं, और मुझे लगता है आजकल लोगों की लैंग्वेज ही खराब हुई पड़ी है उसी का असर दिमाग पे हो रहा है शायद। बट ऑब्वियस है, क्योंकि 7% तो सिर्फ हमारी जो हम कम्युनिकेशन है, हमारे वर्डिंग्स है ना, वो इफ़ेक्ट करते हैं। 33% हमारी टोनेलिटी इफ़ेक्ट करती है, और 55% हमारी जो बॉडी की लैंग्वेज है वो इफ़ेक्ट करती है।
आप जो कह रहे हो वो सिर्फ 7% है वर्ड का इफेक्ट किसी के माइंड के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं है। 33% जो उसका टोनलिटी है, किस वे में आपने बोला उसको, ओके, वो कितनी कहते हैं हाई स्पीच पे, कितनी लो, शब्दों के घाव नहीं भरते हैं। यस। तो अब मैंने पूछा हेलो हाउ आर यू, एक कूल एंड काम वे में था। अब मैं एंटर हुआ और मैं आपसे पूछा हेलो हाउ आर यू, तो व्हाट यू फील, कह रहे पूछ रहे हो हाउ आर यू, पत्थर मार रहे हो, मिलने आए हो या क्या करने आए हो। तो वो टोनलिटी चीज़ों को आपकी चेंज कर देती है। और न्यूरो लिंग्विस्टिक में मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि हम जो बच्चों को, हम जो बोलते हैं ना, संस्कार देते हैं, तो 1 साल से लेके 5 साल के बीच में जो आप बच्चों के साथ बिहेवियर रखते हो, जो उनको समझाते हो, जो उनको पढ़ाते हो, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन जाता है। वही पैटर्न उनको लॉन्ग लाइफ, उनकी डिसीजंस लेने के अंदर, उनकी वर्किंग्स के अंदर बहुत हेल्प करता है। एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसे कोई लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता। जो भाषा आप बोलने लगे, जो भाषा आप बोलने लगते हो वो भाषा वो सुनने लगता है। नॉर्मली हम बोलते हैं ना न्यू बॉर्न बेबी स्माइल कर रहा है, तो इसकी पास्ट लाइफ से जो थिंकिंग्स लेके आया है, जो पैटर्न लेके आया, उससे वो वर्कआउट कर रहा है। बट जो नई पैटर्न आप उसको बोल रहे हो, जो उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, फीलिंग्स बता रहे हो, उससे उसका माइंड का पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो इसलिए कई बार जो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, ये हमारे पेरेंट्स के द्वारा ही नेगेटिव अफर्मेशंस दिए जाते हैं अपने बच्चे को, अनजाने में। कोई पेरेंट अपने बच्चों को नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं देता। मैं इस पे एक बात शेयर करना चाहूँगी। मतलब मैं बोलती हूँ अपने, मतलब जैसे बड़े लोग जो होते हैं हमारे, मैं कई बार उनको बोलती हूँ, यार आप लोगों ने पूरी जनरेशन हमारी ख़राब कर दिया और बल्कि आपकी भी जो है दादी दादाओं ने ख़राब कर दी। बिकॉज मैं बहुत सुनती थी पहले कहीं, जैसे मैं तो एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो पहले मैं बहुत सुनती थी कि बहुत से बुजुर्ग ऐसा बोलते थे, यार हमने कर लिया तुम क्या ही करोगे। यार आपने तो मैनिफेस्ट कर दिया उस चीज़ को। लिटरली वो लोग नहीं कर पा रहे आज। तो मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलती हूँ कि यार कम से कम बोल अच्छा लो अपने बच्चों से। जैसे जब कोविड आया, उसमें मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व की थी कोविड में, कि जब लोग अपने जो लव्ड वंस, उनकी डेथ हो गई, उनको भी देख नहीं पाए, देखना ही नहीं चाहा, नहीं पाए नहीं, देखना ही नहीं चाहा, हाथ नहीं लगाया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई श्राप फलित हो जाता है ना, कि जो सालों से बड़े बुजुर्ग बोलते चले आ रहे थे, जब मर जाओगे तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, जैसे कोई श्राप फलित हो गया हो। तो मुझे लगता है कि वर्ड्स में बहुत पावर होती है। ये बहुत पावरफुल, मतलब भले ही सालों बाद हुआ, बट ऐसा लगा जैसे कोई श्राप फलित हो गया। कितने लोग ऐसे ही चले गए जिनको सच में कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। तो वर्ड्स में तो पावर, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। क्योंकि डिप्रेशन जो है ना, आज आपने मुझे कुछ बोला तो ऐसा नहीं कि उस वर्ड से मैं डिप्रेशन में चला गया। कहीं ना कहीं वैसे ही इवेंट, वैसे ही वर्ड्स मेरी लाइफ के अंदर बार बार आ रहे थे। पर आपसे मैं बात कर रहा था, आपने मुझे बोला और वो मुझे अचानक ट्रिगर हो गया। क्योंकि इतना सारा जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो एक सॉफ्टवेयर है, बॉडी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें अपने अंदर इंटैक्ट करते जाता है, जमाते जाता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है, बहुत सारी फाइल्स होती है। बट सर्टनली किसी फाइल के ऊपर जाके पर्टिकुलरली आपने एक कोड कोई जाके प्रेस किया तो सारी फाइल्स वो वाली ओपन, डिकोड होके ओपन हो जाती है। वैसे ही डिप्रेशन एक दिन की बीमारी नहीं है, बार बार वो इवेंट उसकी लाइफ में घटित हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली किसी ने सेम चीज़ बोली और सारे का सारा उसका बैकलॉग आके सामने ट्रिगर आउट हो गया। तो अच्छा, जैसे हम आपने बोला कि 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को जो हमने सिखाया वो उनके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाते हैं। यस, डेफिनेटली। लेकिन अभी हम जैसे देखते हैं कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो डेफिनेटली वो एक टीनेज आता है, उनका बिहेवियर चेंज होता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये ट्रस्ट है कि जो आपने सिखा दिया वो कहीं ना कहीं जब उन पे कोई मुसीबत आएगी, ऐसा कुछ होगा, तो शायद वो उसी पैटर्न से उस लाइफ को डील करेंगे जो आपने बचपन में सिखा दिया। लेकिन अभी पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे टीनेज वाले, अभी तो इतना जो है सोशल मीडिया या इतना नेगेटिविटी है आसपास की, वो चीज़ें उनको इफेक्ट कर रही हैं। तो क्या NLP इसमें हेल्प करता है? डेफिनेटली करता है, 101% करता है NLP हेल्प। सोचने का तरीका इसमें हम चेंज करवा देते हैं आदमी का, सोचने का, देखने का एक VAK होता है, ऑजोलाइड रिवायरिंग ऑफ माइंड, जो आता है आपकी विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी और कैनेस्टिक। ये 3 चीज़ें हैं जिससे आपके पूरे के पूरे सोचना समझने के तरीके को हम आइडेंटिफाई करते हैं।
तो उसके दिमाग के सोचने का पैटर्न चेंज करता है। ऐसा क्यों होता है कि बचपन में बोला जाता है बार बार, जो बच्चों को अफर्मेशंस दी जाती है नेगेटिव, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से होगा नहीं, या ओवर पॉजिटिव हो कि अरे मत करो गिर जाएगी, लग जाएगी। बट सर्टन जब उसका बच्चा एडल्ट हो जाता है और उसको डिसीजंस लेने का टाइम आता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज़ आती है, कर पाऊंगा या नहीं। सेल्फ डाउट्स आते हैं, क्योंकि मदर फादर तो बोल ही रहे थे, दादा दादी भी बोल रहे थे। जब वो 8-10 साल का होता है, पढ़ाई रिजल्ट्स में थोड़े से नंबर्स कम आते हैं, फिर मदर फादर नेगेटिव अफर्मेशंस देते हैं। तो जब मेजर डिसीजंस उसको लाइफ के लेना है, तो वो फिर कॉन्फिडेंट नहीं रहता, कर पाऊंगा ही नहीं। पापा तो शुरू से बोलते आ रहे थे, मम्मा तो शुरू से बोलते आ रही थी, लाख उससे सब कुछ आता है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ पे करने का, इसलिए वो नहीं कर पाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस हमें वो कॉन्फिडेंस एनएलपी आपको देता है, एनएलपी आपको विजुअलाइज कराता है। क्या कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं जो हम घर पे या मतलब जैसे आपसे मान लीजिए हमने सीख लिया, या कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हम खुद ब खुद कर सकें, मतलब एनएलपी से रिलेटेड ऐसा कोई सॉल्यूशन हो? एंजाइटी से इमीडिएट अगर किसी को बाहर आना है, जैसे कहीं पर अगर कोई इंटरव्यू में बच्चा बैठा है या फिर कहीं ऐसी जगह पर बैठा है, किसी कंपटीशन में बैठा है और एकदम वो अपना एक ये कह सकते हो कि जो एक लेवल है कॉन्फिडेंस, कई बार मैंने देखा है बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल खो देते हैं अपना। उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मतलब आप पब्लिकली ब्लैंक हो गए हो किसी के कुछ बोलने से, या किसी एग्जामिनेशंस में, या किसी इंटरव्यू। कई बार जिस बच्चा पेपर देख रहा है उसको मान लीजिए नहीं आए 4 क्वेश्चन एंड सडनली शी गॉट ब्लैंक या ही गॉट ब्लैंक, तो कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है उसका वहाँ पर, जबकि आता सब कुछ है। उसे जो करना है ना, बेस्ट रेमेडी फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए आंखें क्लोज करनी और डीप ब्रेथ करनी है। Right? आप जब आंखें बंद करके डीप ब्रेथ करते हो ना, तो सर्टन जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उससे आप कट ऑफ हो जाते हो, और जैसे ही आप कट ऑफ होते हो और वापस आप जब वैसे मोशन में आते हो आंख खोल के, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। नॉर्मली आपको जैसे कभी गुस्सा है किसी के ऊपर, फाइन, और गुस्से में नॉर्मली हम नहीं चाहते हम वो वर्ड्स बोलें, बट एक फ्लो के अंदर निकल जाता। वो जो एक टेक्निक थी, लोग बोलते ना थोड़ा रुको, पॉज लो। और ये पॉज आप कहीं भी ले सकते हो, किसी भी इवेंट के अंदर ले सकते हो जहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या ब्लैंक हो रहे हो। 2 मिनट, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी अपना पॉडकास्ट चल रहा है, और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए अगर मैं आँख बंद कर रहा हूँ और ब्रेक लिया, तो मैंने जो हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था उससे ब्रेक ले लिया। और ब्रेक लिया तो मेरा पूरा की पूरा फ्लो वो रुक गया जो चल रहा था, और कट ऑफ हुआ, तब मेरे वर्ड्स चेंज हो जाएंगे जो मुझे आपको बोलना है। ये दिखता बड़ा छोटी सी चीज़ है, बट इट्स वेरी इफेक्टिवली फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में ये चीज़ें काम करती हैं, और इतनी इफेक्टफुल हैं कि आप जो भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं इंटरव्यू में, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। अच्छा पूनम जी, जैसे आपने बताया आपका यूनिसेक्स सैलून है जी, तो ये आजकल कॉन्सेप्ट है, पहले होता था एक मतलब जेंट्स को जाना है तो वो एक नाई की दुकान हो गई लेडीज़ के लिए जो है एक पार्लर होता था प्रॉपरली। अब हम इसको सैलून पे आ गए हैं और अब हम यूनिसेक्स सैलून पे आ गए हैं। तो कितना इफ़ेक्टिव है कि कॉन्सेप्ट, या आपने इस कॉन्सेप्ट पे काम क्यों किया? कि मेरे यहाँ ऐसा है कि जो मेरा होलिस्टिक केयर सेंटर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे यहाँ ऐसे कि कई कपल्स भी मुझे ज्वाइन करते हैं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ अगर मैं मानूँ कि आज फुल बॉडी रिलैक्सेशन मसाज किसी को लेनी है, अभ्यंग लेना है, तो उसमें क्या होता है कि हस्बैंड सोचता है कि यार हमेशा तुम मज़े ले रही हो, मुझे भी कभी रिलैक्स करने का मौका करवाओ। क्योंकि वो ऑलरेडी इतने फ्रस्ट्रेट रहते हैं अपनी लाइफ से, उनके पास टाइम नहीं है या जो भी, तो वो भी ये चीज़ों के लिए अपनी वाइफ से कभी कभी कंसल्ट करते हैं कि यार मैं भी बहुत थक चुका हूँ, मेरी भी बॉडी में बहुत पेन है, कहाँ ऐसा लगता है तुम्हें कि मैं भी जाऊँ जहाँ मुझे रिलैक्स फील हो। तो ये कंसेप्ट मुझे मेरे ही क्लाइंट से मिला था। अच्छा, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने ही मुझे दिया कि मैम आप हम लोगों को तो रिलैक्स कर देते हैं, तो आप क्या मेल्स के लिए भी आप लोगों ने सारी चीज़ें रखी हैं, तो क्या आप ऐसी भी कोई चीज़ ला सकते हैं जिसमें हमारे हस्बैंड भी यहाँ आकर उन चीज़ों को फील करें, उन्हें लगे कि हम एक बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हैं, ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है जहाँ माइंड बॉडी एंड सोल रिलैक्स हो रहा है। तो ये जब मेरे क्लाइंट्स के मुझे आए कि मैम प्लीज़ ऐसा कुछ सोचिए कि हम लोग साथ में आके इस चीज़ को एक तरीके से आनंद भी ले पाएँ और रिलैक्स भी हो जाए, तो ये कंसेप्ट फिर हमारे दिमाग में आया कि जब हम नेचुरोपैथी और ये सब चीज़ें ले ही रहे हैं,
तो उसमें हम मेल को और फीमेल को दोनों को एक साथ भी मेनली मिला हम सकते हैं। यूनिसेक्स सैलून में आपके यहाँ जैसे नेचुरोपैथी पे ज्यादा फोकस है, जी। ताकि दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ हैं वो एक Yes. साथ हील हो सके। यस यस कौन सी ऐसी होलिस्टिक और नेचुरल सर्विसेज हैं जो एक कपल को हीलिंग के लिए इफेक्टिव हैं? जो ये मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है उसमें कौन से ऐसे प्रोसेस हैं? सबसे रिलैक्सेशन जो चीज़ है वो दोनों के लिए शिरोधारा, दोनों ही ले सकते हैं। यानी उनका माइंड उस वक्त पे इतना रिलैक्स फील करता है। एक स्पा लेने तो हम जा ही रहे हैं, नॉर्मल सारे सैलून में होता है ना, पर स्पेशली मैं क्या दे सकती हूँ? अगर मैं स्पेशली बताऊँ कि मैं मेरे यहाँ पे स्पेशली क्या दे सकती हूँ, बिकॉज ऑफ दैट मेल्स भी जा रहे हैं, फीमेल्स भी जा रहे हैं, हेयर स्पा लेकर आ रहे हैं। हाँ। मेरा ये कहना है कि एक बार शिरोधारा जरूर ट्राई करें। तो क्या उसमें होता है शिरोधारा? आप शिरोधारा बताएं आपको एक धारा दी जाती है आपको सिर के ऊपर, आपकी शिरो से मुझे समझ शिरो आ रहा है कि आपका that सिर है ना, आपका हेड है ना, और धारा यानी हमारी एक तेल की एक ये कह सकते हो कि निर्धारित जगह पर सर का जो एकदम बीच का जो चक्र है, आद्य चक्र जिसे कहा जाता है, उस पे वो जो आपकी धारा दी जाती है और वो बूंद बूंद करके जब गिरती है तब उससे है ना जो वहाँ का एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ का, जो वो धारा की एक बूंद है जो आपके आद्य चक्र पे पड़ती है, उन सब चीज़ों से उसके बाद जो एक रिलैक्सेशन मसाज दी जाती है आपको आपके हेड में, उन सब चीज़ों को जब आप अनुभव लेंगे तब आप ज़्यादा फील कर पाएंगे बजाय मेरे बताने से। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं अभी ऑलरेडी फील कर रही हूँ। तो मैं ये मन में यही सोच रही हूँ कि यहाँ से निकल के क्या डायरेक्ट यहीं आ जाऊँ। बिल्कुल ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि अगर आप हम अपना अमूल्य समय, आप भी बहुत बिजी हैं, उसमें से अगर आप कुछ समय हमें भी देती है तो आप ज़रूर अनुभव करिए कि एक जो शिरोधारा चीज़ है वो कितनी अच्छी और कितनी इफ़ेक्टिव है आपके यानी रिलैक्स के लिए। कोई ऐसा कोई पॉइंट एक्टिवेट होता है क्या? जैसे आपने अब बोला आद्या चक्र होता है, आद्या चक्र है ना? सर्टन उस पॉइंट पे आके शिरोधारा, धारा मीन्स जो कंटिन्यूशन में आपके, तो आपके आज्ञा चक्र पे जब आके वो हिट करती है तो आपके पूरे माइंड को जो रिलैक्स करती है, रिलैक्स करती है, माइंड रिलैक्स होता है तो उसमें डोपामिन रिलीज होता है जो आपको हैप्पी वाला जेस्चर्स देना शुरू करता है, आपके एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस से आपको दूर लेके जाता है। मेरा तो शिरोधारा सुनकर ही माइंड रिलैक्स हो गया। मैं चाहूँगी सुरुचि जी बिल्कुल उसका एक बार अनुभव भी लें आप। हम बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन से एक साथ करके करते हैं। नेचुरोपैथी लिया, एस्ट्रोलॉजी लिया, वास्तु लिया, आपके 7 चक्र हो गया, रिफ्लेक्सोलॉजी हो गया, आपके 7 चक्रास हो गए। कोई हमारे पास पेशेंट आया तो हम उसको एक ही तरीके से उसको ट्रीट नहीं करते कि आया तो चलो आप शिरोधारा ले लो या आप रिफ्लेक्सोलॉजी ले लो। क्या उसका प्रॉब्लम है, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, क्या उस चीज़ की नीड है, उसको फिर अकॉर्डिंग टू दैट उस डिपार्टमेंट में हम उसको भेजते हैं जहाँ हमारे थेरेपिस्ट जो हैं, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट जो हैं, जो उसको बहुत प्रॉपर तरीके से उनको हैंडल करते हैं, डील करते हैं उनके साथ और प्रॉपर रिजल्ट्स देते हैं। कई बार लोगों को शिरोधारा का ऑयल जब यूज़ होता है तो ऐसा होता है मैम मेडिकेटेड ऑयल यूज़ हो गया, बाल ऐसे हो गए, बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। हाँ। उसमें हम लोग एसेंशियल्स ऑयल्स भी मिक्स करते हैं। तो एसेंशियल ऑयल की जो बहुत एक अच्छा लगता हाँ होगा। यस जो एक रिलैक्सेशन है ना वो बिल्कुल वो फील मिलता करता है। है। अब आप पूछ रहे थे कि आपने यूनिसेक्स सैलून भी ऐड कर दिया उसमें, तो जब फॉर एग्जांपल यहाँ किसी ने शिरोधारा लिया, अब उसके हेयर में पूरा ऑयल हो गया, अब उस ऑयल के निकालने के लिए वो घर जाएगा या फिर कहीं बाहर सैलून पे जाएगा, तो बेटर है कि जो हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स के रिव्यू आ रहे थे कि आप यहीं पे आप इंटरनली तो कर रहे हो, बॉडी माइंड और सोल तो आप अंदर से डिटॉक्स कर रहे हो, बाहर से क्या कर रहे हो हमारे लिए, एक तो आप बाहर की यहाँ भी खूबसूरती वो के भी लिए हेड वॉश भी यही हो जाएगा। हैंड वॉश बाहर भी की यही हो जाएगा। खूबसूरती के लिए भी बाहर हमारे की पास खूबसूरती ही के है। लिए भी यहीं पे हम स्टार्ट करें, तो हमने स्टार्ट किया और वो भी टोटली प्रोफेशनल लोगों के साथ। ऐसा नहीं था कि स्टार्ट करना है तो आपने कुछ भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, नहीं ऑल आर अब प्रोफेशनल्स करके अब मुझे लग रहा है पीपल्स आर देयर दैट यू आर एंड इन होलिस्टिक डेफिनेटली जो आपका है एक उसमें है आप, और इसमें बिना नॉलेज के नहीं कुछ काम बनेगा। अच्छा एक आशीष जी मेरा ना पर्सनल क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगी, ऐसे दिमाग में आ गया सडन बात करते करते कि जब हमने पेन की बात की थी, बॉडी पेन हो या किसी तरह का, कई बार अभी हमने डिप्रेशन की बात की कि एक दिन की चीज़ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर सप्रेस इमोशंस होते हैं जी, तो वो
और सामने वाले को पता भी नहीं है जी। और उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर बन जाता है। तो ये कैसे इमोशंस होते हैं और ये कैसे पता लगाए जा सकते हैं? बिकॉज उसको तो नहीं पता, जिसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, सडन मान लीजिए कोई रो रहा है बैठ के, या सडनली कोई खुश हो रहा है, या एक पर्टिकुलर बिहेवियर उसका बन गया है, तो क्या ये सप्रेस इमोशन से बनता है? और इस तरह के सप्रेस इमोशंस को हम कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे मैंने एक बार कहीं सुना था कि रिग्रेशन थेरेपी भी होती है। या जैसे सपोज कई लोगों को एक डर होता है, कुछ लोगों को डर होता है लिफ्ट में जाने का डर होता है, कुछ लोगों को हाइट से, तो ये क्या चीज़ है? मतलब ये सप्रेस इमोशन है या ये पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा है? समटाइम्स सप्रेस इमोशंस होते हैं, समटाइम पास्ट लाइफ ट्रॉमास होते हैं, और कुछ हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारी फैमिली के द्वारा दिए गए जो बताया वो चीज़ें एफर्मेशंस होते हैं। पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए हम लोग एक काउंसलिंग सेशन, NLP के अंदर पहला जो सेशन होता है वो काउंसलिंग सेशन होता है। उसमें 5 मिनट मैं बोलता हूँ और 55 मिनट सामने वाला बोलता है। मतलब मेरा फ्रेंड बोलता है। वी डजंट यूज टू कॉल देम पेशेंट और क्लाइंट और ऑल दैट, दे आर माई फ्रेंड्स एंड माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 80, मेल एंड फीमेल बोथ। तो बेसिकली जब उसका वो पूरा लाइफ साइकिल हमें सुनाता है, उसका चाइल्डहुड कैसा था, अच्छा, उसका लेकिन आशीष जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताना ही नहीं चाहते, तो कैसे आप क्या अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जैसे सपोज को किसी ने कुछ छुपा लिया जी, तो फिर कैसे आपको पता लगेगा कि उसने पूरा बताया ही नहीं, उसने प्रॉब्लम ही पूरा नहीं बताया और वो ठीक भी नहीं हो पा रहा उससे? डेफिनेटली, एक्चुअली जब हम पूरा उसका लाइफ साइकिल सुनते हैं ना, तो कई बार आपकी जो वॉइस की टोनलिटी होती है उससे पता लगा लेते हैं आप। पता लग जाता है, आपकी फेस के एक्सप्रेशन से पता लग जाता है। बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। लिसन, जैसे आप और मैं बैठा है, हम ऐसे ही बैठ के काउंसलिंग करते हैं, मतलब देयर इज नथिंग डिफरेंट। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता। बिल्कुल। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज हमको देखना पड़ती रहती है, उसके आई कांटेक्ट देखना पड़ते हैं, कब आदमी सच बोल रहा है कब आदमी झूठ बोल रहा है, वो बॉडी लैंग्वेज बता देती है। क्योंकि कुछ लोगों में गिल्ट होता है, कुछ में रिग्रेट होता है, yes. कुछ अपने आप को ब्लेम करते हैं, कुछ दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के लिए। तो आई थिंक ये सब मिला के बहुत, जो हमारा 1-1.5 घंटे का काउंसलिंग सेशन जो होता है ना, उसमें हमारी इमेज हम सामने वाले की जैसे मिरर इमेज बना लेते हैं। अनटिल अनलेस, जब तक एक मिरर इमेज नहीं होगा, जब तक कोई भी नहीं भूलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने मुझे बोला कि यार मैंने उसको कल जाके बहुत मारा, है ना, आपने मुझसे बोला, मैं बोला आपकी जगह में होता तो मैं उसको और ज़्यादा मार के आता, क्योंकि उसने काम ऐसा किया, गलत काम किया। align with that. It is not the matter कि he has done right or wrong. वहाँ पे यस और रॉन्ग के कोई सही और गलत नहीं होता। काउंसलिंग में कोई सही और कोई गलत नहीं होता। यू हैव टू मेक अ मिरर इमेज। जब तक सामने वाला इतना कॉन्फिडेंट, इतना कंफर्म नहीं कर ले कि यस मैंने जो आपके साथ शेयर किया इट इज़ प्योरली विथ यू। मतलब जब इस फील्ड में आया तो पहला, मतलब डे फर्स्ट, हमको ये स्टार्ट करने के पहले और दिलाई गई कि आपके साथ एस्ट्रोलॉजी में भी सेम है, NLP में भी सेम है, कि आपके साथ अगर कोई चीज़ शेयर की गई है तो आपके अलावा किसी को भी नहीं बताओगे, नॉट इवन योर वाइफ, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ जो भी है, बच्चे हैं, कुछ भी। इट इज़ 1-to-1। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां हम अपने आप से भी छुपाना चाहते हैं उस घटना को। वी डोंट वांट टू रिमेंबर दैट। तो पर्सन नहीं बताता है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कि कुछ घटनाएं वो नहीं बताते हमको, बट उनकी वॉइस की टोनलिटी से और जो उन्होंने पूरा उनका सीक्वेंस बता रहा है उससे हम जज कर लेते हैं कि यस नियर बाय ये घटना इसके साथ घटित हुई है। फिर हमारे पास जो हॉलिस्टिक है, मतलब संपूर्ण, कि एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, तत्काल की प्रश्न कुंडली भी है कि आप आए हो तो किस प्रॉब्लम को लेके आए हो। बट फ्रैंकली स्पीकिंग हम उतना ही देखते हैं सारी चीज़ों के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जितना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस किसी की लाइफ के अंदर 1 लाख इवेंट्स होते हैं, हम सारे इवेंट्स को चेक करने नहीं जाते। जो हमारे पार्ट है उतना हम चेक करते हैं, दैट्स ऑल। तो सारी चीज़ इंटरकनेक्टेड है। That's why it is holistic care center, all solution under one roof. That's beautiful. मतलब मुझे बहुत, एक तो बहुत नॉलेज मिला मुझे आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में थी, दूसरों से मैंने सुन ली थी और सुन के ही आते हैं आप,
तो आई एम वेरी ग्लैड कि हमने ये पॉडकास्ट किया, एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ इस बारे में पता चला होगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, रिफ्लेक्सोलॉजी हो, NLP हो, वास्तु हो, एंड या फिर होलिस्टिक जैसे कि हम बोल रहे हैं, फिजिकल सब। एंड मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग. सो थैंक यू सो मच पूनम. आई थिंक वी शुड टेक हॉल्ट. डेफिनेटली अगर हम पे आपकी भी कुछ क्वेरीज हो तो यू कैन पुट योर क्वेरीज इन आवर कमेंट सेक्शन, एंड हम डेफिनेटली उसको आगे के पॉडकास्ट में कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे. एंड थैंक यू सो मच. आई एम वेरी ग्लैड दैट वी हैव डन दिस पॉडकास्ट. एक चीज और बताना चाहूंगी. अच्छा, एक चीज मैं भी पूछना Yes, चाहूंगी. yes, yes, ये yes. खत्म होने से पहले सडन मेरे दिमाग में आ गया कि कोई ऐसा केस, कोई ऐसा कोई आपने का फ्रेंड, तो कोई ऐसी लाइफ की कोई जर्नी आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि कोई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, कोई ऐसा केस रहा हो, चाहे वो NLP से या एस्ट्रो से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड? एक आंटी का केस है, वो मेरे पास NLP के लिए आए थे. पहले दिन आए, नॉर्मली हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे. आंटी ऑलमोस्ट 65 के आसपास होंगे, अंकल 70 के आसपास. दे आर हैविंग 4 to 5 years डिफरेंस. काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, बहुत शॉर्ट में मैं बताता हूँ. आंटी आई, कुछ नहीं बोल रही थी, अंकल बोले जा रहे थे इनको ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. आंटी 15 मिनट तक क्वाइट बैठे रही, क्योंकि हस्बैंड थोड़े से डोमिनेटिंग भी थे. फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैंने प्लीज़ आंटी आप स्टार्ट करेंगे. आंटी ने थोड़ी देर बोलना शुरू किया, तो मैंने उनके हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज़ थोड़ी देर आप बाहर जाएं, मैं इंडिविजुअली बात करना चाहूँगा. आंटी धीरे धीरे ओपन होना शुरू हुई. ये उन्होंने पूरी उनकी लाइफ स्पेंस और सारी चीज़ें बताई. उसके बाद अंकल को बुलाया कि मैंने ठीक है, मैंने समझ लिया आपसे भी आंटी से भी, अब हम इसका कल से शुरू करेंगे. तो थेरेपीज पार्ट और काउंसलिंग पार्ट फिर हम कल से शुरू करते हैं. तो आंटी ने बोला कि नहीं, पहले ये बहुत बोल रहे थे, आपके सामने बैठे हुए थे. नहीं, मुझे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मैं बीमार हूँ. बीमार ये है, मैं नहीं हूँ. ये मुझे बोलने नहीं देते हैं, इसलिए मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम होती है. मैं आपके पास आई, मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करी, मेरे जो भी मन में था सब निकाल दिया मैंने. अब मेरे को कोई बीमारी कल से नहीं आऊँगी. मैंने आंटी मिलने, आपको कल से आना नहीं, सिर्फ मिलने आना है. आप आओगे, हम लोग चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना. मैं भी बोलती हूँ एक्चुअली ये लोगों को कि कुछ बुरा लग रहा है तो बोलो यार. क्योंकि सपोज आपसे मेरी बात हो रही है, आपकी कोई बात मुझे बुरी लग गई, चलिए आप तो अभी चले जाएंगे, मैं अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन जिसके साथ हमें रहना है उसकी कोई बात आपको रेगुलर बेसिस पे बुरी लग रही है, बट यू आर नॉट टेलिंग दैट पर्सन दैट ओके दिस इज़ नॉट ओके. ये इससे 10 चीज़ें मैं सुन रही हूँ, एक तो मेरी सुनो. नहीं बोलती महिलाएं, नहीं बोल पाती और बोलने दिया भी नहीं जाता. लेकिन मुझे लगता है कि हर भारतीय घर में, या शायद बाहर भी होता हो, मैं बाहर तो ज़्यादा गई नहीं, मुझे नहीं पता, हर औरत को डेली एक लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने ही अस्तित्व के लिए. और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब वो गिव अप कर देती है. तो मुझे लगता है गिव अप करने से बेहतर है कि आप रोज़ बोल लो यार, थोड़ा सा आप अपना बता लो, आपके मन में क्या है ये बता दो. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हो सकता है सामने वाले का इंटेंशन ना हो आपको हर्ट करने का, बट क्योंकि आपने बताया ही नहीं तो उसे मालूम नहीं है, उसको लग रहा है आपके लिए ये चीज़ ओके है, आप इस चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो बोलना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है. और बोलने से भी मुझे लगता है कि सामने वाला भी विदाउट जजमेंटल आपको सुनना भी चाहिए. कई बार क्या होता है, हम बोलता कोई हमारे सामने बोल रहा है, हमसे जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, समझने के लिए नहीं सुन रहे होते. तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है, तो प्लीज़ पहले समझिए और सामने वाले की समझने की कोशिश करिए, उसके शायद दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता है. कई बार हम शब्द भी वो इस्तेमाल नहीं करते जो हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हम कह ही नहीं पाते. हमें कहना सिखाया ही नहीं गया है, हमें सिर्फ सुनना सिखाया गया है, स्पेशली महिलाओं को. तो मुझे लगता है कि इट्स अ टाइम दैट यू शुड स्पीक. आपको अपनी बात कहनी चाहिए. मैं नहीं कह रही आप लड़ें झगड़ें या जो भी है, बट येस यू शुड स्पीक. आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने समझा नहीं, क्योंकि आपने समझाया ही नहीं. मुझे लगता है इट्स योर फॉल्ट.
चलिए, मुझे बहुत जो है अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। बहुत सारे मेरे डाउट्स क्लियर हुए, बहुत सारे मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच पूनम जी, थैंक यू सो मच आशीष जी, आपने बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर किए, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, नई चीज़ें हमें बताई जो एक्चुअली हमें नहीं पता था, जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना था, ये हमारे मिथ थे। सो थैंक्स अ लॉट। आपको भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये पूरा जो पॉडकास्ट है वो आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और बाकी डिटेल्स के लिए आप आशीष जी और पूनम जी से मिल सकते हैं, मैं उनके डिटेल्स नीचे शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच पूनम एंड आशीष जी फॉर हैविंग अस